नमस्कार साथियों, करियर फाउंडेशन के खोटा क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक्साइज कांस्टेबल के लिए वैकेंसी आ चुकी है ना। हालांकि वैकेंसी आए कुछ दिन हो चुके हैं, पर मैंने सिलेबस पर डिस्कशन नहीं किया था। तो आज का जो सेशन है दोस्तों, उस पर मैं सिलेबस के बारे में आप लोगों को बतलाऊंगा। आपका जो सिलेबस है एक्साइज कांस्टेबल के लिए, वो इसके पहले जो एग्जाम हुआ था और जो सिलेबस पहले रखा था ना, वही सिलेबस है। उसमें कोई प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जिस प्रकार से पहले सिलेबस को 3 खंडों में बांट करके दिया था, एक गद्य खंड था, दूसरा आपका व्याकरण खंड था, तीसरा जो था वो निबंध खंड था। तो इस बार का भी सिलेबस को 3 खंडों में ही बांट करके दिया है। 100 सवालों के लिए आपका जो है दोस्तों, वो खोरठा भाषा में, जनजातीय जो क्षेत्रीय भाषा है खोरठा भाषा, उसमें एग्जाम होगा। यानी कि टोटल कितने सवाल रहेंगे आपके एग्जाम में? 100 सवाल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, 100 सवालों के लिए आपका ये पेपर है। तो समझ जाइए कितना महत्वपूर्ण है ये पेपर। आपका पेपर 2 है ना। और एक पेपर होगा आपका पेपर 3, जिसमें से टोटल जीएस से आपके 120 सवाल रहेंगे। तो यानी कि जीएस में देखिए कि कितना कुछ पढ़ना पड़ता है। और एक तरफ आपका खोरठा है जो अकेले 100 सवालों का वेटेज लिए हुए, यानी कि आपका रिजल्ट दिलाने के लिए खोरठा जो है ना, वो क्या बोल सकते हैं, इसको रामबाण साबित हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स एग्जाम में लाएं, तो मेरा विश्वास कीजिए, आप वो खोरठा भाषा, खोरठा पेपर के सहारे ला सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पिछली बार इसका एग्जाम हो चुका, एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम तो हो चुका था, और जो सवाल पूछे गए खोरठा भाषा से वो इतने सरल और इतने आसान थे कि जो खोरठा बोलता है, केवल बोलता है खोरठा, वह भी आसानी से 60 to 70 सवालों को सॉल्व कर सकता था आसानी से। ग्रामर कोई टफ नहीं थे, है ना। और सामान्य सवाल जैसे कहावत मुहावरा से जो सवाल थे, वह सवाल भी एकदम आसान थे। फिर कुछ खोरठा के जो शब्दावली थे, अगर 1-2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी आसान ही थे, कुछ टफ नहीं थे। और रही बात कहानी की, तो दोस्तों जो लोग सिर्फ सिलेबस को पढ़ करके याद रखे होंगे ना, सिलेबस को, किताब तक तो छोड़िए दीजिए, सिलेबस को खाली याद रखे होंगे, उन लोग 10-15 सवाल तो ऐसा ही बना डाले होंगे। अब कैसे, वो आपको मैं बतलाऊंगा। तो देखिए, पहले आज के सेशन में सिलेबस को समझ लीजिए सही तरीके से। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे दोस्त ना एक्स्ट्रा पढ़ने में लग जाते हैं, बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने लग जाते हैं, और एक्स्ट्रा पढ़ करके वो अपना सिर्फ समय नष्ट करते हैं। तो समय नष्ट नहीं कीजिए, वही समय आप जीएस पेपर के लिए लगाइए, ताकि जीएस में भी आपका ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सके, और इधर तो नंबर आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले एक चीज गौर कीजिएगा कि सिलेबस को 3 खंडों में बांटा, 3 खंडों में। और पहला जो खंड है आपका, वो है गद्य भाग। पहला खंड का क्या नाम रखा है? गद्य भाग रखा है। अब इस गद्य भाग में देखिए स्पष्ट लिखा है, कहानी पढ़ना है आपको एकांकी पढ़ना है ना। नाटक, वह नाटक जो 1 अंकों का होता है, उसे एकांकी कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार संविधान में भाग है ना, उसी प्रकार से नाटक में अंक होते हैं, और अंकों के अंदर दृश्य होते हैं। तो भाई अब 1 अंक का ही केवल नाटक होगा, मतलब एकांकी नाटक बड़ी छोटे होते हैं, उनके दृश्य भी कम ही होते हैं। 1 अंक में जितने दृश्य आ सके, ठीक है, मतलब समझिए कि ज्यादा से ज्यादा कोई नाटक में तो 10-20 दृश्य तक देखे गए हैं। ठीक है, मतलब कम दृश्यों में ही नाटक सिमट जाता है, 1 अंक में सिमट जाता है, तो वह नाटक एकांकी कहलाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नाटक भी लिख दिया है, और आपको लिखा है लघु उपन्यास पढ़ना है। पहले समझिए, फिर से समझिए, ये सब जो बातें हैं वो बाद में बतलाएंगे कि क्या है नाटक, क्या है एकांकी। अभी जो बतलाए सो तो बताएं, आपको आने वाले क्लासेस में डिटेल से बतलाऊंगा। पर यहां समझिए, आपको पढ़ना है कहानी पहला, दूसरा एकांकी, तीसरा नाटक, और चौथा जो आपको पढ़ना है वो है लघु उपन्यास। यानी कि पहले मैं आपको चार चीजें, साहित्य की 4 विधाओं को दिया है पढ़ने के लिए। और क्या पढ़ना है ये नहीं लिख करके क्या लिख दिया है, कुछ पुस्तकों का नाम लिख दिया है। और पुस्तक का नाम लिखा है दोस्तों, खोरठा गद्य पद्य संग्रह पहला, और दूसरा पुस्तक बतलाया है दू डायर जिरहुल फूल। क्या क्या बतलाया है? खोरठा गद्य पद्य संग्रह, और दूसरा पुस्तक का नाम बताया है दू डायर जिरहुल फूल। तो ये दोनों पुस्तकों में जो कहानी छपा, जो एकांकी छपा, जो नाटक छपा, जो लघु उपन्यास छपा, वही आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब खोरठा गद्य पद्य संग्रह में भाई और भी चीजें हैं, यात्रा वृतांत है, संस्मरण है, तो ये सब आपको नहीं पढ़ना। पद्य भी है, पोयम भी है, पोयम आपको एकदम नहीं पढ़ना है, उसमें अपना सर मत खपाइएगा। आपको क्या पढ़ना है? तो ये चारों पढ़ना है, ये चारों पढ़ना है बस। बस मतलब बस, अगर इससे ज्यादा आप गए तो अपना आप समय बर्बाद कीजिएगा और कुछ नहीं। अब आते हैं हम लोग, तो ये समझ गए आप लोग
तो पहला पुस्तक को हम लोग देख ही लेते हैं कि इस पुस्तक में क्या पढ़ना है। तो आइए दोस्तों, ये देखिए, ये पुस्तक है, ये पुस्तक की तस्वीर है खोरठा गद्य पद्य संग्रह, ये कवर पेज है ना। देखिए ये पूरा दिख रहा है, जिसके प्रधान संपादक है डॉक्टर ए.के. झा। कौन है? डॉक्टर ए.के. झा है। और कार्यकारी संपादक है शिवनाथ प्रमाणिक। ठीक है, शिवनाथ प्रमाणिक जी हैं जो इसके क्या है, कार्यकारी संपादक हैं। अब आइए इस पुस्तक का विषय सूची पे जरा एक नजर डालिए। मुझे लग रहा है कि आपको सब कुछ दिख रहा होगा, मैं इसे बड़ा कर देता हूं, ज्यादा बड़ा कर देता हूं, है ना। तो आ जाइए, इसमें देखिए इस पुस्तक में क्या क्या छपा। कहानी, खोरठा में कहानी को कहानी कहते हैं। ठीक है, कहानी छपा। अब पहला सेक्शन में देखिए कहानी है, ये सब कहानी है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे है लेख, उसके बाद यहाँ देखिए आपको दिया है संस्मरण, उसके बाद क्या दिया है दोस्तों, यात्रा वृत्तांत, शब्द चित्र, जीवनी और एकांकी। तो दोस्तों आपको सिलेबस में क्या क्या दिया पढ़ने के लिए, कहानी पढ़ने के लिए दिया है। तो मतलब इस पुस्तक में जितने भी कहानी छपे वो सारी कहानियों को आपको पढ़ना है। यानी कि ये 4 कहानियां इस पुस्तक में प्रकाशित हुई हैं, तो ये चारों कहानी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग समझते हैं कौन कौन सा कहानी हमें पढ़ना है। तो पहला देखिए, पहला कहानी का नाम है दोस्तों मांझो। क्या नाम है? मांझो नाम है। और मांझो कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है भुवनेश्वर साहू। तो इस कहानी को आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में दिया है। ठीक है, सिलेबस में क्या किया, रेफरेंस के रूप में, संदर्भ ग्रंथ के रूप में पुस्तकों का नाम दे दिया और स्पष्ट लिख दिया कि उसमें आपको कहानी पढ़ना है, एकांकी पढ़ना है, नाटक पढ़ना है और आपको लघु उपन्यास पढ़ना है। 4 चीजें उसमें बतलाया। तो हम लोग देखिए कहानी में देखें तो पहला कहानी मांझो है, जिसके लेखक है भुवनेश्वर साहू। ये खोरठा गद्य पद्य पुस्तक की बात मैं कह रहा हूं, है ना। दूसरा कहानी है दोस्तों धर्म करम, जिसके लेखक है दिनेश कुमार दिनमणि। चौथा पुस्तक है दोस्तों, तीसरा पुस्तक, सॉरी चौथा नहीं, सोनमाटिक टान। टान मतलब होता है आकर्षण, अट्रैक्शन, है ना। तो सोनमाटिक टान इसके लेखक है बीएन ओहदार, भोगनाथ ओहदार, जिनका पूरा नाम हुआ। चौथा जो कहानी है हमारा चासा। चासा के लेखक का नाम है दोस्तों बंसीलाल बंसी। अब एग्जाम में क्या किया था, देखिए चासा का मतलब पूछ दिया था क्या होता है। तो चासा का मतलब होता है दोस्तों किसान। एकदम सरल सरल सवाल पूछा, एकदम आसान आसान सवाल एग्जाम में पूछा था। तो पूछा दोस्तों धर्म करम जो है पुस्तक, कहानी जो है धर्म करम, पुस्तक नहीं है कहानी है, इस कहानी के लेखक का नाम क्या है। तो यहाँ देखिए आपके सिलेबस में ही स्पष्ट दिया है दिनेश कुमार दिनमणि। देखिए कितना आसान था, यानी कि यहाँ से, यहाँ देख रहे हैं आप, यहां से ही सवाल धर्म कर्म से सवाल पूछा है, चासा से पूछा, चासा का एक तो हो गया, अर्थ पूछा, दूसरा इसके लेखक कौन है ना। शायद ये सवाल भी पूछा है कि चासा के लेखक का नाम क्या है। तो ये देख लीजिए, ये यहां से क्लियर हो गया, आपका क्लियर हो गया 4 कहानी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा है लेख, है ना। आगे क्या लिखा है, लेख लिखा है। तो लेख हमें नहीं पढ़ना, लेख हमें नहीं पढ़ना, इन सबको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना। आगे बढ़िए हम लोग, आगे देखिए यहाँ पे है तीसरा, इसमें पुस्तक में संस्मरण दिया है, तो संस्मरण भी हमको सिलेबस में पढ़ने के लिए नहीं बोला है। फिर देखते हैं यात्रा वृत्तांत है, तो यात्रा वृत्तांत भी हमको सिलेबस में पढ़ने के लिए नहीं बोला है। और देखिए आगे बढ़िए शब्द चित्र, तो शब्द चित्र भी हमें पढ़ने के लिए नहीं बोला है। तो ये सब हम क्यों पढ़ेंगे जब पढ़ने के लिए ही नहीं बोला, तो समय बर्बाद होगा ना। तो इस पुस्तक में आपने 4 कहानियों को देखा, उसे पढ़ जाना है। चलिए आगे बढ़िए, आगे आइए। शब्द चित्र के बाद जीवनी है, तो जीवनी भी हमें पढ़ना नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ दोस्तों आपको दिख रहा होगा एकांकी लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं एकांकी, यानी कि 1 अंकों वाला जो छोटा नाटक होता है उसे हम लोग एकांकी कहते हैं। इसमें बहुत कम पात्र भी रहते हैं, पात्रों की संख्या भी कम रहती है। बड़ा नाटक में तो ज्यादा पात्र रखना पड़ता है। तो डिटेल से हम आपको बताएंगे एकांकी के बारे में, अभी रहने देते हैं। तो आपको एकांकी पढ़ने के लिए दिया है और एकांकी में आपको डाह पढ़ने के लिए दिया है। अब देखिए बहुत सारे दोस्त हैं जो डाह नाटक पहले से पढ़े होंगे, वो सोच रहे होंगे कि सर डाह नाटक तो एकांकी नाटक नहीं है, ये तो बहुअंकी नाटक है, फिर यहाँ पे एकांकी लिख करके क्यों डाह नाटक को लिखा। तो दोस्तों इस पुस्तक में जो डाह नाटक छपा खोरठा गद्य पद्य संग्रह, इस पुस्तक में, ये देखिए इस पुस्तक में आपको केवल 1 अंक ही दिया है पढ़ने के लिए, सारा अंक पढ़ने के लिए नहीं दिया है। तो इसी कारण से हो सकता है इसे एकांकी में रख दिया, क्योंकि ये जो पुस्तक है डाह पुस्तक, वो एकांकी नाटक नहीं है, वो बहुअंकी नाटक है। मतलब उसमें अंकों की संख्या 1 से अधिक है, ठीक है। लेकिन आपको डाह नाटक में भी पूरे नाटक नहीं पढ़ जाना है कि किताब खोले डाह नाटक का और एकदम जे शुरू से पढ़ना शुरू किए सभी पढ़ गए ना, एकदम नहीं।
हालांकि आपको अच्छे तरीके से समझने के लिए या मजा लेने के लिए पूरा नाटक पढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मजा भी आता है और छोटा ही नाटक है, बड़ा नाटक नहीं है आप, लेकिन आपको एक ही अंक पढ़ने के लिए दिया है। और उस अंक के बारे में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, वो आप देखिए मैं बताता हूं, इसमें खांदा 2 यानी कि भाग अंक 2 में जो चौथा दृश्य है। अब डाह नाटक में आपको क्या पढ़ना है, अंक 2, अंक 2, और इसमें जो चौथा दृश्य है, चौथा दृश्य, ठीक है, चौथा दृश्य, इसी को आपको पढ़ना है, बस बस मतलब बस, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना आपको। डाह नाटक को पूरा नहीं पढ़ना, अंक 2 में जो चौथा दृश्य है उसी को पढ़ना है, इसीलिए इसको एकांकी कह दिया, क्योंकि आपको एक ही अंक पढ़ने के लिए दिया है, और एक ही अंक का, वो भी चौथा दृश्य। एकदम स्पष्ट दिया है सिलेबस, एकदम स्पष्ट दिया है सिलेबस, आपको इधर उधर भागना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ाइएगा। तो यहां से हमने देखा 2 चीजें, पहला आप देखे कहानी, 4 कहानी अभी देखे खोटा गद्य पद्य पुस्तक में, और दूसरा आपने देखा एकांकी, जो डाह नाटक का एक अंक यानी कि अंक 2 का चौथा दृश्य आपको पढ़ने के लिए दिया है। तो दोस्तों उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना, यहां तक आपको क्या हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और दूसरा पुस्तक हम लोग को सिलेबस में दिया पढ़ने के लिए, उस पुस्तक का नाम है दोस्तों डू डायर जिरहुल फूल। ये देखिए आप लोग देख रहे हैं ना इसको, तो ये पुस्तक हम लोग समझ गए ना। अब इस पुस्तक में आप लोग याद रखिएगा, पता नहीं एग्जाम में क्या पूछ दे, पिछली बार सिलेबस से ही बहुत सारा सवाल दे दिया, सीधे सीधे सवाल दे दिया, तो सिलेबस में जो भी चीज लिखा है उसको आप लोग यादो कर जाइए, हम तो ये वो कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ खोटा गद्य पद्य संग्रह का पुस्तक का प्रकाशक का नाम दिया है, और प्रकाशक का खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। तो हो सकता है अगली बार पूछ दे कि प्रकाशक कौन है खोटा गद्य पद्य संग्रह के, तो आपको ये याद रखना है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, है ना, क्योंकि जो सवाल बनाने वाला की नियत है वो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है कि ऊपर ऊपर से सवाल बहुत दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी आपको एमसीक्यू भी जो पिछला बार पूछा है वो भी आपको अभी दिखा देंगे कि कैसे कैसे सवाल पूछे हैं। अब डू डायर जिरहुल फूल, अब डू डायर जिरहुल फूल में कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास क्या क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, चलिए ये गद्य पद्य संग्रह देख लिए। अब देखिए पुस्तक का नाम है डू डायर जिरहुल फूल, ये क्लास 10th की पुस्तक है, और इसके जो प्रकाशक है उसको भी याद रखिएगा, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़, उसमें बोकारो था, इसमें रामगढ़ है ना, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें कहानी पढ़ना है भीमा। भीमा कहानी के जो लेखक हैं वो मनपूरन गोस्वामी हैं। इससे सवाल पूछा है शायद कि भीमा कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो क्या नाम है लेखक का, मनपूरन गोस्वामी। अगला देखिए रईस्का कहानी के लेखक को तो पूछबे किया है। अब दूसरा 4 कहानी वहां था, यहाँ पे आपका ये 5वां कहानी हो गया, 6ठा कहानी हो गया रईस्का के लेखक है दोस्तों बंसीलाल बंसी। ये सब सवाल पूछा हुआ है कौन है लेखक, तो रईस्का के लेखक का क्या नाम है, बंसीलाल बंसी। अब देखिए हम लोग को दूसरा, पहला एकांकी हमने वहां देखा था, यहां हम लोग दूसरा एकांकी देख रहे हैं, वहां डाह था, यहां पे क्या है फूल। अब पूछा एग्जाम में सवाल कि फूल के लेखक कौन है, लेखक का नाम क्या है, तो यहां देखिए लेखक का नाम सिलेबस में ही दिया था शांति भारत, जो कि एकांकी है, और इसके लेखक कौन है, शांति भारत। तो यहां देखिए दूसरा एकांकी हो गया ना। टोटल अभी तक कितनी कहानियां हुई, 6, और एकांकी अभी तक हो गए हमारे 2। अब आइए चौथा, मुड़ फुचका। मुड़ फुचका क्या है, लघु कथा है। मुड़ फुचका क्या है दोस्तों, लघु कथा है। अब देखिए मैंने यहाँ स्टार किया हुआ है और बतलाया है कि ये जो सवाल है वो एग्जाम में आया कि मुड़ फुचका जो लघु कथा है इसके लेखक का नाम क्या है, तो क्या है दोस्तों इसके लेखक का नाम, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। क्या नाम है, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। अब जरा सा समझिए, ये आकाश खूंटी गिरधारी गोस्वामी का उपनाम है। तो एग्जाम में यह भी सवाल पूछा कि गिरधारी गोस्वामी जी का उपनाम क्या है, तो यहां से देखिए 2 सवाल आ गया, पहला 2 सवाल आ गया, 3 सवाल आ गया। मुड़ फुचका के तो अर्थो पूछल को, तब पहला ये देखिए 3, यहां से 3 सवाल पूछ दिया। मुड़ फुचका का जो लेखक है उस लेखक का क्या नाम है, अब लेखक का नाम है गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, तो इस गिरधारी गोस्वामी जी का उपनाम क्या है वो भी पूछ दिया, इनका उपनाम है आकाश खूंटी। इसके बाद देखिए अगला आपका है हरिहरे हरिहर। हरिहर है। अब हरिहर का जो लेखक है उनका भी नाम पूछ दिया, तो इसके लेखक है दोस्तों गजाधर महतो प्रभाकर।
कौन है? हरिहरे हरिहर के लेखक गजाधर महतो प्रभाकर। अब यहाँ पे पहला सवाल पूछा कि इसके लेखक का नाम क्या है, और दूसरा सवाल पूछा कि गजाधर महतो जी का उपनाम क्या है। उपनाम, तो इनका उपनाम है दोस्तों प्रभाकर। तो आपने देखा यहाँ से 3 सवाल, यहाँ से 2 सवाल, और ऊपर में भी यहाँ से 1 सवाल, तो कितना हुआ? 3 सवाल, 2 5 सवाल, 1 6 सवाल हो गया। उसके बाद देखिए रेस्का से 6-7 सवाल, मतलब 10 से अधिक सवाल तो सिलेबस नहीं दे दिया था। ठीक है, इसलिए आप लोग सिलेबस को, मैं बार बार कह रहा हूं, अच्छे से याद रखिएगा कौन लेखक है। हालांकि अंदर पढ़िएगा तो ये सब अपने याद हो जाएगा, याद रखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आज के सेशन से कम इतना याद रख लीजिए ताकि एग्जाम में अगर कुछ पूछे तो आपको वहां से लाभ हो सके। ठीक है, सवालों को आप हल कर पाओ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखिए। चलिए, तो दोनों किताब को हम लोग डिस्कशन कर लिए, तो इतना ही आपको पढ़ना है, इतना ही आपको कहानी, नाटक, एकांकी, लघु जो कथा है, लघु उपन्यास है, उसमें इतना ही पढ़ना है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा, कुछ टफ नहीं है, आसानी है। अब आ जाइए, दूसरा दिया है आपको सिलेबस में जो सेकंड खंड है। पहला खंड हम लोग कंप्लीट कर लिए, दूसरा खंड में आपको ग्रामर पढ़ने के लिए दिया है, जिसको हम लोग व्याकरण कहते हैं, खोरठा में अगर व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब व्याकरण में भी देखिए क्या क्या पढ़ना है। तो संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, कारक पढ़ना है, लिंग निर्णय पढ़ना है, और मुहावरा और कहावत पढ़ना है। देखिए, ज्यादा पढ़ने मत लग जाइएगा ना, बड़ी गोटी लक्षण रो है ये खूब पढ़े शुरू कर दो, जैसे पूरा विद्वान बने के, विद्वान बने के ना हो, ज्यादा नंबर लाना हो तो कम पढ़े को, जितना कम नहीं, जितना दबल हो उतने पढ़े को, तबे फायदो होता। मुहावरा कहावत से दोस्तों लगभग 10 सवाल दिया, लगभग 10 सवाल दिया, एकदम शुरू में भर दिया मुहावरा कहावत, और एकदम आसान आसान, देखबा तो एकदम आसान लगता कि बिन पढ़ ले आदमी मार देता है। ठीक है, पर कुछ शब्द ऐसे थे जिसमें फंसाया, जो आपको थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है कि बिना पढ़े काम चल जाएगा, थोड़ा पढ़िए, अधिक नंबर लाइए। तो देखिए कितना चीज पढ़ना है आपको, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम, कारक, लिंग निर्णय, ये देखिए 1 2 3 4, ये तो लोक साहित्य का पाठ है। किसका पाठ है? लोक साहित्य का पाठ है, लोक साहित्य का। अब लोक साहित्य में आपको क्या दिया पढ़ने के लिए? मुहावरा और कहावत दिया है। ग्रामर में मात्र 4 चीजें, संज्ञा, सर्वनाम, कारक और लिंग निर्णय। अब इसमें देखिए संज्ञा आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे तो वहां से भी काम चल जाएगा। रही बात सर्वनाम और कारक की, तो सर्वनाम और कारक आपको पढ़ना पड़ेगा खोरठा में। और लिंग निर्णय, तो लिंग निर्णय में भी अगर आप हिंदी में पढ़े तो यहाँ भी समझ जाइएगा, लेकिन आपको थोड़ा खोरठा में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो भिन्न है, अलग है। और रही बात मुहावरा और कहावत की, तो ये कुछ मुहावरा कहावत आपको याद भी होंगे अगर आप खोरठा भाषी हैं तो, और नहीं है तो भाई ज्यादा नहीं 100 150 याद रख लीजिएगा, मुहावरा कहावत सब मिल जाएगा, उसी के अंदर आ जाएगा सब कुछ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक सवाल पूछा कि लंदन, क्या पूछा? लंदन, लंदन जो है से कौन संज्ञा है? अब आप लोग को बताना है ये सवाल कि लंदन हो से कौन संज्ञा हो। पेठिया, पेठिया के बारे में पूछा कि पेठिया जो है से कौन संज्ञा है। फिर पूछा गरगरी, गरगरी, गरगराती करो थी, गरगरी, गरगरी जो है से कौन संज्ञा है। तो ये सब आपको पूछा। ठीक है, और पूछा आगे हम लोग देखेंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी आपको बतलाएंगे। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब इसमें क्या किया है, कुछ पुस्तकों का नाम दिया है, खोरठा साहित्य, सैद्धांतिक व्याकरण, लेखक ए.के. झा। अब आप लोग ई मत करने लग जाइएगा कि दुकान गए और ई ए.के. झा वाला किताबक उठा करके ले आए, तब तोरिन के कह दे रही हो, कुछो समझ में ना आए तो, कुछो समझ में ना आए तो उनका शब्दवा जो इतना ठेठ है, पढ़े शुरू कर बाद बुझेबे ना करता, और तोरिन के किताबा लगे जरूरी भी ना आए हो। ये लिख दिया है यहाँ पे, लेकिन इस पुस्तक को लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये दोनों पुस्तक आप लोग अगर खरीदना चाहें तो खरीद लीजिएगा, लेकिन परेशान मत होइएगा। आपको अगर करियर फाउंडेशन से जुड़ते हैं तो आपको PDF सब मिल जाएगा, किताब खरीदने का कोई जरूरत नहीं होगा। उसका सार भी देंगे, PDF भी देंगे, हिंदी भी देंगे, शब्दावली भी देंगे, सब कुछ दे देंगे, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। क्योंकि पूरा बुक तो हमको पढ़ना नहीं है, कुछ कुछ चीज पढ़ना है, तो कल पूरा किताब खरीदेगा आदमी। और ये किताब तो कोनो काम के हो ना, और ई जे लेखक वासुदेव महतो इहो किताब तो खरीदे ना चल जाओ, ये सब कोनो काम के किताब ना है, जे दावल है से पढ़ लियो, संज्ञा, सर्वनाम, कारक और लिंग निर्णय, जेते हम बतेबो से। और न तो कुछ किताब जो है मार्केट में खोरठा संबंधित, उस किताबों में जो ग्रामर दिया है उसमें से ये सब छांट करके पढ़ लीजिएगा, आपका उसी से आ जाएगा, उससे बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट भी खत्म। तीसरा में आइए निबंध, और निबंध में साफ साफ देखिए लिखता है समसामयिक विषय पर, मतलब करेंट अफेयर, जो हाल फिलहाल में घटना हो रहा है उससे संबंधित जो निबंध है
है ना। और कौन कौन पुस्तक में भाई, तो खोरठा निबंध संग्रह पुस्तक में और खोरठा निबंध पुस्तक में वही सब आपको जो करंट विषय पर, समसामयिक विषयों पर जो निबंध लिखा गया है उसी को आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है। अब देखिए इसमें 12 निबंध लिखे गए हैं, है ना। और इस पुस्तक को अभी तो मैंने देखा नहीं है, हालांकि इसको देख लूंगा, तो इसमें भी आपको सबका सब नहीं पढ़ना है, कुछ छाट छाट के ही पढ़ना है। मतलब सिलेबस बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं उसको, आसान कह सकते हैं। अगर आप चाहें तो 1 महीने के अंदर, 1 महीने भी नहीं लगेंगे आपको, अगर आप एकदम बैठ गए ना कि हमको खोरठा खत्म भी कर देना है, तो अपने से भी आप 15 दिन में खत्म कर जाइएगा। मतलब बहुत आसान है। इसको आप 1-1 घंटा भी अगर डेली पढ़िएगा तो जब तक आपका परीक्षा होगा ना तब तक आप विद्वान बन जाइएगा इस सिलेबस के आधार पर, ठीक है। तो खोरठा को आप लोग चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं। अब आइए क्यों चूज कीजिएगा आप खोरठा, अब मेरे साथ आइए, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, वहीं से आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए कुछ सवाल देखिए, अब यहां पे आइए, आघन सूखे फूलल गाल फैर बहुरियक ओहे हाथ। अब आघन में सुख से गाल फूल गलो, अब बहुरियक फेर बेचारी के सुख की दिन गलो और वैसने हाल हो गलो। ये क्या है, ये है दोस्तों कहावत। तो कहावत का अर्थ बताना है आपको, माने मने वो अर्थ। अब कुछ विकल्प दिया, थोड़े दिन सुख, दिन के सुख, सब दिन के सुख, कि सूखे सुख, कि कोई ना। अब देखिए कहले है कि आघन में ओकर गाल फूल गए, गाल कखनी फूलो है, सुख के समय में फूलता है, तो सुख में ओकर गाल फूल गए। अब फिर बहुरिया वह हाल, मतलब घूर के फिर बहुरिया का हाल जो था वो फिर खराब हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि उसका सुख का दिन जो था वो एकदम सीमित रहा। तो इस कहावत को आप लोग ना भी पढ़े हो तो ये सवाल को देख करके आप लोग मार सकते हैं, और सवाल को देख करके अगर नहीं ठीक कर पाइएगा तो विकल्प देख करके तो एकदम में मार दीजिएगा। जैसे देखिए थोड़े दिन सुख, तो ये एकदम एप्रोप्रिएट लग रहा है, यहाँ लिख रहा है सब दिन के सुख, तो ना है सब दिन सुख रहता है तो गाला काल फिर सुखेते नहीं सुखेते। अब देखिए सूखे सुख यो ना होता है, कोई ना है, तो ये विकल्प हो जाएगा थोड़े दिन के सुख, ठीक है, थोड़े दिन के सुख। अब यहाँ दूसरा देखिए, ऊपरे राम राम बगल में छरी लिखल हो, छुरी होवे के चाहिए। तो ऊपरे राम राम ना कहते मुंह में राम बगल में छुरी, वे हो, तो ऊपरे राम राम और बगल में छुरी, तो एक मतलब का हो जाता है, छुरी काटल सलाहकार कि धोखेबाज, कि बाज पक्षी, पक्षी मतलब पंछी, तो भाई धोखेबाज हो जाएगा, ठीक है। ऊपरे राम राम के कर बगल में छुरी रखे वाला आदमी के मतलब कैसा ना, तो धोखेबाजर रहता। अब आइए बाकी सब देखिए, नहीं थोथना रांग दबो मारी के, थोथना रांगे मुहावरा है, ओकर अर्थ का होता है, ओकर अर्थ हो जाए तो मारे, है ना। तो एकदम आसान है। पीठ देखवे के, पीठ दिखा के भाग गया मतलब भागे, तो एकदम आसान है, एकदम आसान है। एक बार भी अगर पढ़ जाइएगा ना तो सब के सब सवाल बना दीजिएगा। पिछला बार जो लोग एग्जाम दिए थे लोगों ने बहुत सारे सवाल हल किए, कुछ लोग तो 100 मतलब 1-2 सवाल छोड़ करके 97-98 मार करके आ गए एकदम सही का सही। तो सोचिए अगर आप एक एग्जाम में 97-98 मारते हैं और तैयारी करने में भी आपका कम समय लगता है, तो इससे ज्यादा बेनिफिट आपको और क्या चाहिए, है कि नहीं। मन एकदम खाना बनाने में मेहनत भी ना है और आराम से आदमी खा ले, तो से बेसार का होता है। तो दोस्तों एकदम आसान सवाल आए एग्जाम में। आप देखिए आपको और कुछ चीजें दिखाते हैं, पूरा पढ़ने लगेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, और हम नहीं चाहते कि सिलेबस को लेकर के मतलब डिस्कशन में ज्यादा टाइम जाए, ठीक है। आगे देखिए आप कुछ चीज आपको दिखाते हैं, जैसे देखिए मैंने आपको कुछ बताया था, देखिए हरियर हरियर कहानी के लेखक देख रहे हैं, इस सिलेबस में आपको दिया था। मूड फुचका लघु कथा, इसमें तो पात्र के बारे में पूछ दिया है, तो ये अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। चित्रा रानी लघु कथा आपको दिया पढ़ने के लिए। चित्रा रानी लघु कथा किसने लिखा, के लिख ले हथ। अब ये आपको बताना पड़ेगा कि चित्रा रानी लघु कथा के लिख ले हथ, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए, आपको क्या दिया है, और देखिए यहां मूड फुचका लघु कथा के लिख ले, यह दिया है ना। अब और देखिए सवाल एकदम आसान पूछा, देखिए रसिका कहानी के लिख ले है। अब ये आपको बताना है चासा के माने का हुआ है, अब बताना है आपको कि चासा का मतलब किसान। अब चासा के लिख ले हाथी हो आपको बताना है, ठीक है। सोन माटी टान के लिख ले हाथ, ये भी आपको बताना। तो एकदम आसान सवाल दिया है। फूल एकांकी भी पूछे, देखिए गिरधारी गोस्वामी, ये मैं ढूंढ रहा था, यहां देखिए, ये यहां देखिए, यहां पूछा शिवनाथ प्रमाणिक जी को उपनाम बतवा। तो शिवनाथ प्रमाणिक जी देखिए इस पुस्तक में कार्यकारी संपादक है शिवनाथ प्रमाणिक। अब इनका उपनाम है मानिक, तो ये यहां पे हो जाएगा मानिक,
है ना। दूसरा देखिए गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी बताए थे ना, तो उनका उपनाम पूछा, तो उपनाम देखिए आकाश खूंटी, ये सिलेबस में भी बताया था, उनके नाम के साथ उपनाम भी दिया था ना। तो थोड़ा गौर से आपको क्या करना है, सिलेबस को पढ़ करके याद रखना है। तो यही है दोस्तों, ये कुछ टफ नहीं है, बहुत आसान है। आप लोग चाहिएगा ये मैं पीडीएफ आपको दिलवा दूंगा, टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइएगा, वहां से पीडीएफ मिल जाएगा, इसका आंसर भी वहां पे दिया हुआ है। आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, खुद भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल निश्चित होकर के खोरठा को चूज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा नंबर आपका आएगा। और एक चीज और आपको बता देता हूं, जो भी बहुत सारे दोस्त मेरे साथ सीजीएल में जुड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे दोस्त आपके खुद आपके आसपास के भी होंगे, है ना, तो वो जानते हैं कि कितना डिटेल से करियर फाउंडेशन में खोरठा को पढ़ाया जा रहा है। अब जो भी दोस्त आप एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी, खोरठा भाषा की तैयारी मेरे से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन शुरू कर दिया गया है और फी एकदम कम से कम रखा गया है दोस्तों, 999, है ना। जितना मेहनत करना है, जितना, अब देखिए मैंने कोशिश किया है कि फी को एकदम कम से कम रखवाया जाए, है ना। फी को कम से कम इसलिए दोस्तों ताकि आपको फायदा हो सके, कम पैसे में आप क्या कर सके, अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सके। तो देखिए 999 फी रखा गया, ये कोई ज्यादा है नहीं, है ना। आप लोगों को ध्यान में रख करके इस फी को क्या किया गया है, कम किया गया है। तो जो भी दोस्त बनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, जुड़ सकते हैं और मेरे साथ जुड़ करके अपना एक्साइज कांस्टेबल बनने का सपना आप पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कीजिएगा और बाकी एमसीक्यू वगैरह और जो भी क्लासेस होंगे मैं वो यूट्यूब पे करवाता रहूँगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस सेशन में बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।